हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ने वाले। देखिए, मैंने कंप्लीट करवा चुकी हूँ हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री जैसे था। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री को हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और ये हो गया ये जो हिस्टोरिकल पीरियड है ये वाला। तो हम प्री हिस्ट्री को 4 भाग में बांटा गया था, वो मैं करवा चुकी हूँ। प्रोटो हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता था, वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ये नोट्स का रिवीजन। और अब हम लोग ये एंशिएंट हिस्ट्री में चलेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में घुसेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्या नोट्स में दिया हुआ उसके अनुसार, ठीक है। देखिए, हिस्टोरिकल पीरियड था ना, ऐतिहासिक काल, मतलब कि ये जो ऐतिहासिक काल है ना, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में लिखित स्रोत है, इसके बारे में लिखित स्रोत है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। यानी कि वैदिक काल जो हिस्टोरिकल काल जो स्टार्ट होता है, यानी कि वैदिक काल जो बुद्ध जैन का था ना, वहाँ से वैदिक काल से अभी तक का हिस्ट्री। तो इसमें भी 2 पार्ट किया गया। इसमें भी एक है ना एंशिएंट हिस्ट्री करके पार्ट किया, एक मॉडर्न हिस्ट्री करके किया गया। मॉडर्न में जो हम लोग स्वतंत्रता वगैरह के लिए जो चला था ना, वो सब मॉडर्न में, और फिर अभी तक का हिस्ट्री, ठीक है ना। अब वैदिक काल को एंशिएंट में रखा गया, बुद्ध जैन और गुप्ताज ये सब का काल को, ठीक है। और इसका पीरियड भी है। इसका पीरियड स्टार्ट होता है जब ख़त्म हो जाता है सिंधु सभ्यता, उसके बाद से, ठीक है। और ये चीज़ शायद आपको याद होगा, मैं फिर से बता देती हूँ कि हिस्ट्री का जो 3 पार्ट था, ये प्री वाला, प्रोटो वाला और हिस्टोरिकल, ठीक है ना। इसका लिखित स्रोत नहीं था, इसमें लिखित स्रोत था और इसमें भी है, बट इसको पढ़ा नहीं, इसको भी नहीं पढ़ा जा, इसका तो था ही नहीं, तो नहीं, इसको पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन इसको पढ़ा जा सकता है। इसका किताब है, इसमें इसके में मतलब बुक्स वगैरह भी पहले पुराने वाले लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ के फिर इसका मतलब कि कुछ साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, जैसे कि अभिलेख वगैरह मिला है, सिक्का मिला है, ये सबसे, और पुराने साक्ष्य मिले हैं। प्रोटो में भी सिर्फ पुराने साक्ष्य पे हम लोग पढ़ाई किए हैं कि जैसे क्या मिला था, सब मिल गया था, अनाज मिला था, पुराना घर मिला था, नाली ये सब टूटा फूटा मिला था ना, हड़प्पा वाला। फिर हाथी का दांत मिला था, फिर सी पोर्ट्स मिला था अंदर में। ये तो यही पुरातात्विक साक्ष्य पर हम लोग प्रोटो पढ़े हैं, प्री भी उसी साक्ष्य पे पढ़े। प्री तो मेन चित्रकला, जो प्री हिस्ट्री वाले जो पीरियड में थे पुराने लोग, आदिवासी लोग, उन्होंने चित्रकला किया था, उसी से हम लोग को मेनली ज़्यादा पता चला है, और उसका तो कोई लिखित स्रोत मिला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की हिस्ट्री में हम लोगों ने ये कंप्लीट किया है। अगर आपको नहीं है तो पीछे का रिवीजन आगे के वीडियो में दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो चुका। आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैं रिवीजन इसलिए करा देती हूँ पिछला, कि आपको रिमाइंड थोड़ा सा हो जाए। चलिए, तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक पीरियड कब बोला ना, लिखित स्रोत है और इसके अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, ये पढ़ने योग्य है, और वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय है, ठीक है। तो हम लोग को कितना तक ख़त्म किए थे सिंधु सभ्यता 1750 में ख़त्म किए थे ना, BC, इतना BC में ख़त्म किए थे। अब इसके बाद का काल देखेंगे, इसमें लिखा हुआ होगा। देखिए, ऐतिहासिक काल इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब 3 पार्ट है तो सब चला ही है, लेकिन अच्छे से पढ़ने के लिए, मतलब इसको कि दिमाग में अच्छे से आए और अच्छा से मतलब सूटेबल याद रहे, इसके लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पुरातात्विक स्रोत, एक विदेशी यात्री जो सब आए उन पर, और एक साहित्य स्रोत। देखिए, पुरातात्विक में क्या है ना, कि जो पुराने सामान सब मिले उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि इसमें सिक्का मिला है, कब किसका सिक्का चला है, फिर अभिलेख जो पत्थर पे लिखे जाते थे,
पत्थर को छेद छेद करके उस पर लिखा जाता था वो सब। फिर विदेशी यात्री सब जो आए हैं उनके बारे में फिर इसके अनुसार भी पढ़ेंगे कि कौन काल कब आया, कौन कब आया। फिर साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के स्रोत, एक धार्मिक एक गैर धार्मिक मिला। और धार्मिक में गैर धार्मिक में तो गैर धार्मिक में ठीक है, और धार्मिक का भी 2। तो कैसे, एक ब्राह्मण वाले रहेंगे, एक यानी हिंदुत्व वाले, एक गैर ब्राह्मण, ठीक है, जो मतलब भगवान को एक मानते थे कि नहीं मानते थे, इस टाइप का। तो ब्राह्मण वाले ने क्या क्या किया, पहले ब्राह्मण वाले ने क्या क्या किया, उसमें वेद था, उपवेद था, वेदांग था, पुराण था, उपनिषद था, महाकाव्य, ये सब लिखे गए थे, ये सब का अध्ययन हुआ था। फिर गैर ब्राह्मण वाले कौन थे, जैसे जैन और बौद्ध, वो भगवान को नहीं मानते थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, वो मतलब अनिश्वरवाद को मानते थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इतिहास में पहला पुरातात्विक स्रोत है, पहले से चलेंगे, पहले से स्टार्टिंग से। पुरातात्विक में पहला कौन है, पहले सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विदेशी यात्री 3rd में नंबर में, ये 1st में, ये 2 में, ये 3rd में। इसके बाद धार्मिक पे चलेंगे, तो धार्मिक के बाद ब्राह्मण के बाद पहले फिर 4था नंबर वेद, फिर उपवेद, वेदांग 6ठा, पुराण 7वां, इसी तरह से फिर जैन, फिर बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसका। फिर अब सिक्का के बारे में, तो सिक्का के बारे में क्या दिया हुआ है, सिक्के। सबसे पहले सिक्के के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, ठीक है। सिक्का के अध्ययन को क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। अब कौन सी मतलब सिक्का अब किस काल में, मतलब किसके राज्य में, मतलब कौन से काल में कौन सा सिक्का कैसा चलाया, इसका अनुसार पढ़ना। देखिए, तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या देख चुके, सिंधु सभ्यता सबसे पहला सभ्यता आया, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में कैसा सिक्का चला, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना हुआ था, यह सिंधु सभ्यता में बना। यानी अब इसको सीधे याद रखना कि मिट्टी का जो भी टेराकोटा का सिक्का था वो सिंधु सभ्यता में, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद वाला काल कौन आता है, तो इसके बाद वाला काल मौर्य काल आएगा। तो मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क के सिक्का का प्रयोग हुआ। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क का सिक्का हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे, और यह पहला धातु का सिक्का। तो सिंधु के बाद मौर्य आया, मौर्य ही है इसके बाद का काल। ये मिट्टी का सिक्का था, टेराकोटा का, और इसके समय सिक्का मतलब सिक्का आहत और पंचमार्क इसको बोला गया था, जिसमें कोई 1 2 3 जैसे अभी लिखा रहता है ना, 1 2 3 4 इस तरह का, लेकिन उस टाइम चित्र बने हुए रहते थे, ठीक है। और पहला धातु का सिक्का भी उसी टाइम आया। चलिए उसके बाद चलते हैं, 3रा नंबर पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित हुए। देखिए, तो उसके बाद फिर चांदी का सिक्का भी प्रचलित हुआ मौर्य काल में आगे जाके। तो 3 तरह का मौर्य काल में, आहत या पंचमार्क, उसी को बोल रहे हैं आहत या पंचमार्क का सिक्का, और दूसरा चांदी का सिक्का, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा मौर्य काल के बाद हमारा सातवाहन काल आएगा। मतलब उसके बाद और काल है, बट इम्पॉर्टेंट जो सिक्के चले उसके बारे में। तो इसके बाद का काल सातवाहन काल आता है, जहाँ सीसा का सिक्का प्रचलित था। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। इसके बाद ये है, और पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित हुआ। इसके बाद जो यूनानी शासकों किसको बोल रहे हैं ना, इंडो ग्रीक सब जो आए बाहर से, जो आए इंडो ग्रीक, उनको बोल रहे हैं ग्रीक लोग, विदेशी यात्री को। तो उन्होंने वो इंडो ग्रीक जो भी आए वो भी चलाए सिक्का सब। तो उन्होंने कैसा पहला सिक्का चलाया, पहली बार उन्होंने आए तो सोना का सिक्का चला दिया, और उसके पहले गुप्त काल में मौर्य काल में चांदी का सिक्का, और या तो आहत और पंचमार्क का सिक्का चला था। देखिए, इंडो ग्रीक में कौन होगा, था इंडो ग्रीक जो ये सब था ना, विदेशी यात्री, जैसे साक के पल्लव कुषाण ये सब हुए।
तो इसके बाद जो जो विदेशी यात्री आए साख सब, पहले तो सोना का सिक्का स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का किसके टाइम चला? कुषाण। शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित हुआ, यानी कुषाण शासक भी ये इंडो ग्रीक ही था, मतलब विदेशी यात्री था, बाहर से आए हुए लोग ही थे, यहाँ पे बसे और फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपना राज्य करना, और उन्होंने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का चलाया, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक 7वां नंबर सर्वाधिक मात्रा में है तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। अब इसके बाद का काल आया जब शुद्ध सोना का बहुत सारा चल गया सिक्का, तो कमी आ गया सोना का, मतलब एक तरह से याद रखना कि कमी आ गया होगा, चाहे कुछ ज़्यादा हेराफेरी होने लगा होगा, करप्शन होने लगा होगा इस टाइप का। तो इसके बाद जब लोग अब सोना उस टाइम तो इंडिया में बहुत था ना, तो खुद से भी मे भी लोग बनाने लगे, तो इसीलिए ज़्यादा सोना का सिक्का जब कुषाण ने चला दिया, तो इसी में अशुद्ध सोना का भी सिक्का जो गुप्त काल आया ना, तो फिर उसके बाद सोना का सिक्का का अभाव न, इसीलिए थोड़ा सा अशुद्ध सोना का सिक्का प्रचलित किया गुप्त काल में, और ये कुषाण के बाद गुप्त काल आता है। सब इसके देखिए पहले सिंधु के बाद ही आया है मौर्य काल, मौर्य के बाद ही आया है सातवाहन जो सिक्का सोना सीसा का सिक्का चला है, उसके बाद ही आया है यूनानी इंडो ग्रीक वाला, फिर इसके बाद आया है कुषाण, ये भी विदेशी में, और इसके बाद गुप्त जो उसके बाद अशुद्ध सोना सबसे ज़्यादा चलाया है। आई ये इस समय स्कंद गुप्त शासक थे, जब सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोना चला उसके समय गुप्त काल के कौन से शासक थे? तो स्कंद गुप्त थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोना गुप्त काल में स्कंद गुप्त ने चलाया, और सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया और चांदी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए 8वां नंबर, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ, और मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय लाया गया, और सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हुआ। तो देखिए गुप्त काल में 3 तरह से चला, 3 राजा मेन इम्पोर्टेंट है। पहला स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जिन्होंने क्या किया? अशुद्ध सोना चलाया सिक्का। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उन्होंने चलाया चांदी का सिक्का और सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त ने मयूर शैली मोर का मतलब डिज़ाइन बना रहता था सिक्का पे, उन्होंने चलाया था। ये 3 याद रखना है, इसमें 3 है गुप्त काल में 3। फिर 10 नंबर, कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। गुप्त काल में एक और कौड़ी का मतलब कौड़ी जो होता है ना ऐसे वाइट कलर का इस तरह का बना हुआ, इसी तरह का कुछ होता, तो उसका भी प्रचलन स्टार्ट हुआ गुप्त काल में। गुप्त काल में अब याद रखना है 3 शासक कौन कौन? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, तीनों ने। पहला स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सोना चलाया, फिर दूसरा समुद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का, और मयूसी का समुद्रगुप्त ने, और फिर कौड़ी का भी प्रयोग इस देखिए मैं टिक मार देती हूँ। फिर चमड़े का सिक्का हुमायूं शासनकाल में शिवाउद्दीन ने प्रारंभ किया। मतलब चमड़ा जो होता था ना उसका सिक्का बना के किसने स्टार्ट किया? हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं अकबर के पिता का नाम है ना हुमायूं, तो उन्हीं के काल में शिवाउद्दीन ने प्रारंभ किया था। और रुपया उसके बाद शेरशाह सूरी जो बिहार का था उसने रुपया स्टार्ट किया। उसने रुपया देखो शेरशाह सूरी में ना सूरी ने रुपया चलाया पहला, नहीं देखिए शेरशाह सूरी ने ना 3 तरह का चलाया था। पहला कौन था? राजाओं के लिए चलाया था असरफी, हाँ असरफी, और मिडिल कास्ट लोग के लिए चलाया था रुपया, और गरीब लोगों के लिए दाम चलाया था, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी ने रुपये और दाम चलाया, और सोने के असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया ना, असरफी रुपये दाम।
ये हाई लोगों के लिए, ये मिडिल कास्ट के लिए और मिडिल क्लास के लिए, और ये लो गरीब परिवार के लिए। ठीक है, ये आगे जाके फिर आपको जब शासनकाल पढ़ाया जाएगा ना विस्तार से, तो उसमें भी रहेगा कि एक दाम इक्वल टू 40 रुपया होता था। इस तरह से एक असरफी इक्वल टू 40 रुपया होता था। ये असरफी का ना वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसके बाद शायद सिक्का ख़त्म हो चुका है। सिक्का के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? हाँ, सिक्का के बाद देखिए यहाँ पे सिक्का कंप्लीट हो चुका और अभिलेख पढ़ना है। एक बार मैं सिक्का को फिर से रिपीट कर लेती हूँ तुरंत की रिवीजन। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अपने से आंख बंद करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का। उसके बाद कौन सा काल आया? मौर्य काल आया। मौर्य काल में यहाँ था पंचमार का सिक्का, और उसके साथ साथ उसमें क्या धातु का पहला सिक्का, उसी को बोला था। उसके बाद मौर्य काल के बाद कौन सा काल आया? तो सातवाहन का। सातवाहन ने क्या सिक्का का, शीशा का सिक्का चलाया। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? यूनानी। यूनानी लोग आए तो यूनानी आया तो पहली बार यूनानी आया तो शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। पहली बार सोना का सिक्का चलाया यूनानी ने, और दम शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण ने, वो भी विदेशी यात्री था। उसके बाद फिर गुप्त काल आएगा। तो गुप्त काल आएगा तो गुप्त काल में सर्वाधिक जब ज़्यादा सोना का सिक्का चल गया तो सोना का अभाव होने लगा, इसीलिए शुद्ध सोना आया। और शुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में स्टार्ट हो गया। गुप्त काल के कौन से? तो स्कंदगुप्त ने। फिर चांदी का सिक्का, जब शुद्ध सोना भी कम हो गया उसके बाद चांदी का प्रचलन स्टार्ट किया। तो किसने किया? उसके बाद वाले राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। उसके बाद फिर चांदी का सिक्का ख़त्म हो गया। चांदी के बाद समुद्रगुप्त आया ना, वो अपने तरह से मतलब मयूर शैली का एक अपना के लिए मयूर शैली का सिक्का चलाया। ठीक है, उसके बाद कौन सा? उसके बाद ये हुमायूं के टाइम में शिहाबुद्दीन ने चलाया चमड़े का सिक्का। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 3 तरह का सिक्का चलाया, असरफी, रुपया, दाम। ठीक है, रिवीजन हो गया, कितना आसान है। ठीक है, चलते अब हम लोग अभिलेख की तरफ। अभिलेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एपिग्राफ या इंस्क्रिप्शन। मतलब कि अभिलेख पे क्या होता है? लिखा हुआ रहता है, कुछ भी लिखा होता है, मतलब काट काट के बनाया जाता है ना पत्थरों को। ये सब लिखने में बहुत टाइम भी लगता था। चलिए, तो पत्थरों को खोद कर लिखना ये अभिलेख कहलाता है। ठीक है, छोटे पत्थर पर लिखना, बड़ा पत्थर पर लिखा रहा तो अभिलेख कहला रहा, छोटा पत्थर पर लिखा रहा तो शिलालेख बोला रहा। और स्तंभों के सामने ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ कहलाता। अब स्तंभ किसको बोलते हैं? ऊंचाई पर जो स्थिर होता है तो उसी को ना बोलते हैं स्तंभ। यानी स्तंभ पे लिखना उसको स्तंभ लेख बोलते थे। अब बड़ा पत्थर पे लिखना अभिलेख, छोटा पत्थर पे लिखना शिलालेख बोलते हैं ना। छोटा सा कोई पत्थर होता तो वो सी लेख बना हुआ है, बोलते हैं ना शिलालेख। इसी तरह से याद रखना। अब प्रमुख अभिलेख किसने कब किया? विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ इराक के शासक डेरियस ने किया। सबसे पहले अभिलेख किसने लिखा? तो डेरियस प्रथम ने कहाँ का था? ईरान का था। ठीक है, पहला अभिलेख बोजगोई में मिला जो तुर्की या एशिया मीनार में था। पहला अभिलेख बोजगोई में तुर्की या एशिया मीनार में था। ये विश्व का पहला। अब इंडिया में चल रहे हैं, तो अब इंडिया में आएंगे तो इंडिया का विश्व में हो गया कि हाँ डेरियस प्रथम ने। इसी से ये डेरियस प्रथम से ही ना जो अशोक ने उतना सारा अभिलेख लिखा है ना, उसको आगे हम लोग पढ़ना है, तो उसका जो प्रेरणा उसको डेरियस प्रथम से ही मिला था। चलिए, तो पहला जो इंडिया में पहला अभिलेख है उसके बारे में पढ़ना। तो हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने, कलिंग के राजा जो थे खारवेल, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इस युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था जो गंगवास था। ये जो हम लोग जो जान रहे हैं ना अशोक वाला कहानी, तो अशोक को कब मतलब आत्मज्ञान का मतलब कि उसको दया का भावना आया? कलिंग के युद्ध के बाद आया था ना,
तो ही कलिंग के युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद ना हारा, उसके टाइम तो राजा उसके पास होगा ना कोई, तो उसी के समय उस टाइम कलिंग के राजा खारवेल थे, उन्होंने ही हाथी गुफा अभिलेख लिखाया था जो, और उनका जो बेटा था नंदराज छोटा सा था, तो उन्होंने ही ये चीज़ अपना बताया कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मेन इंडिया में अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल ने लिखवाया था। इसके बाद ऐहोर अभिलेख राजस्थान का, ऐहोर अभिलेख राजस्थान का पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। पुलकेशिन द्वितीय। तीसरा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में, तो वो गुजरात में है। और कहाँ पे? तो सुदर्शन झील के पास, उसे रुद्रदामन ने लिखाया था। उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की, उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ। चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वो इन रुद्रदामन के पहले ही आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में एक सुदर्शन झील बनवाया था। ठीक ना, तो ये सुदर्शन झील बनवाया था ना, तो इस झील का दोबारा जब उसको कुछ टाइम बाद रुद्रदामन आया ना, तो उस टाइम कुछ रिपेयर, मतलब उसमें कुछ हो गया, इतने साल के बाद तो कुछ टूटता फूटता है ना, तो उसको रिपेयर करवाया। तो ये रिपेयर करवाया ना, तो उसने फिर बता दिया कि मैंने सिर्फ रिपेयर करवाया, इसको बनवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए पहले के राजा का कितना सच्चाई। चौथा प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में है। इसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा है, मतलब उस समुद्रगुप्त अपना जो विजय किया था समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना धरणीबंध, मतलब उन्होंने तीनों, उनका घोड़ा तीनों जगह का पानी पी सकता था, नीचे ऊपर, मतलब इंडिया पर पूरा राज्य किया था। देखिए ऐसे था ना, मैं बताती थोड़ा सा। ये था ना इंडिया को, मतलब मैं रफ ऐसे बनाई, तो जो समुद्रगुप्त था ना, इंडिया को, पूरा इंडिया को जीता था, नॉर्थ और साउथ दोनों जीता था। उसका घोड़ा ना, मतलब मेनली पानी तो इंडिया में यहीं पे है ना, दोनों अरेबियन सी, तो उसका घोड़ा कहीं का भी पानी पी सकता, कोई रोकने वाला नहीं था, इसको बोलते हैं ना। और समुद्रगुप्त को दूसरा नाम क्या है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है ना, उसको धरणीबंध इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो साउथ नॉर्थ दोनों को जीता था। और क्या किया, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, समुद्रगुप्त ने कौन सा सिक्का चलाया था? मयूर शैली का सिक्का चलाया था, है ना। ठीक है, तो उसने ही अपना प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख इसी को बोलते हैं, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख भी इसी को बोलते हैं। 2-3 बार बोलिए। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय की चर्चा की, विजय अभियान, इसमें ही उसने बताया कि मैंने पूरा भारत जीता है, 900 ये सब, और मेरा घोड़ा तीनों पानी के पी सकता, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसी अभिलेख में। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि अभिलेख बोलते हैं बड़े पत्थरों पर जब लिखा रहता है, छोटे पत्थर पर लिखते तो शिलालेख बोलते हैं, और अगर स्तंभ पे लिखा रहता है तो स्तंभ बोलते हैं। अब देखिए, अब स्तंभ के बारे में पढ़ना, मेन इसमें पिलर, यानी छोटे छोटे स्तंभ, ऊंचे स्तंभ पे लिखा, पिलर पे जो लिखा रहता है ना, हाँ मेनली देखिए पिलर या एडिक्ट, कभी कभी इंग्लिश से भी समझ में आता है। तो पिलर, ये स्तंभ के सबसे ऊंचे होते हैं। तो पहला हेलियोडेटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख एमपी में है। इसमें भद्रबाहु ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ये मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में सिर्फ बताया गया। ये एमपी में भद्रबाहु ने हेलियोडेटस गरुड़ ध्वज भागवत धर्म की शिक्षा दी है, इसके बारे में बताया हम। अब हम लोगों ने कंप्लीट देखे कर चुकी हूँ।
इसके बाद यहाँ तक ही बस इतना ही दिया, और बाकी अभिलेख बहुत सारा है। जैसे जैसे राजा के बारे में पढ़ते जाएंगे ना, तो उस टाइम उसका अभिलेख के बारे में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। बस इंपॉर्टेंट पढ़ें कि हाथी के गुफा अभिलेख उड़ीसा में है, किसने लिखा, कलिंग राजा खारवेल ने अपना कलिंग कैसे हारा, क्या हुआ वो उसके बारे में इसी से यहाँ पे शो कभी पता चल जाता है कि उसने हराया था। फिर ऐहोर अभिलेख, राजस्थान में पुलकेशिन द्वितीय ने देखिए जो जीत रहा है ना वो लिखाता है, या हारता है जिसके तरफ से लिखाता है। तो यहाँ कलिंग में खारवेल हारा था, तो वो अपना बताया, मतलब अपना दुख दर्द जो भी बताया, इस तरह से याद रखना। और फिर यहाँ पे पुलकेशिन जीत गया हर्षवर्धन से, तो वो अपना बड़ाई के लिए मतलब लिखाया। फिर यहाँ पे भी जूनागढ़ में भी वही हाल है, नहीं जूनागढ़ वाला तो अच्छा था, सुदर्शन झील का चर्चा किया, वो मतलब रिपेयर करवा। लेकिन ये समुद्रगुप्त ने अपना फिर विजय का ही चर्चा किया कि मैं तीनों जीत चुका हूँ। प्रयाग में लिखा, इलाहाबाद में, ये कहाँ पे भी एमपी में। और ये राजस्थान वाला भी लिखा है जीत पे ही। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का चर्चा, गुजरात में मेनली ये इम्पोर्टेंट, गुजरात और उड़ीसा तीनों देखिए यहाँ पे गुजरात है इंडिया का मैप में, इधर गुजरात रहेगा, इसके बाद यहाँ पे ऊपर राजस्थान मिलता है, फिर इधर उड़ीसा, इस छोर में उड़ीसा रहता, और इलाहाबाद एमपी बीच में पड़ता है। एमपी को बोलते हैं ना हार्ट, बीच में है, तो इसीलिए उसको भारत का हृदय बोला जाता है। तीनों मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा आए, यहाँ पे ज़्यादा शासन हुआ। यहाँ देखिए पढ़िएगा ना भी, तो ये बीच वाला मिडिल वाला पढ़ना ज़्यादा रहेगा। बिहार यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा राज्य की, यहाँ ज़्यादा राज्य हुआ, यहीं पर के राजा के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। नीचे वाले साउथ वाले में पढ़ना है पर उतना नहीं, बट ये बीच वाले का, मिडिल का बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने सिक्का के बारे में पढ़ लिया, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना था, सिक्के के बारे में कंप्लीट होगा। अभिलेख जो इम्पोर्टेंट हो चुका है, बाकी साथ साथ पढ़ना। फिर अब विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं। कितने विदेशी यात्री के बारे में दिया, 10 मेन इम्पोर्टेंट, 10 नहीं इधर भी है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, यानी भारत के बारे में कौन कौन विदेशी यात्री ने क्या क्या लिखा है, इसका चर्चा। पहला हेरोडोटस ने हस्टोकोरिका बुक लिखा होगा, तो हेरोडोटस ने हस्टोकोरिका बुक में भारत के बारे में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में भारत की चर्चा की है। तीसरा पर्पल ऑफ यर्थानसी, अज्ञात की चर्चा, अज्ञात बुक में। फिर चौथा टालमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। टालमी जो थे वो ज्योतिग्राफी थे, ज़्यादा टालमी का ज़्यादा पढ़ना है। ज्योग्राफी में देखिएगा कि टालमी ने खोज ये किया वो किया, ये चीज़ पढ़ना है, तो उसमें भी भारत की चर्चा है। फिर पाँचवा है प्लिन, जो नेचुरल हिस्टोरी के बारे में बताया है। और इंडिया में जो आया, इंडिया में जो लिखा है इंडिया के बारे में, अल-बरूनी, किताबे उल हिंद, ये अल-बरूनी ने बताया था। फिर मार्को पोल, जो चीनी का यात्री आया, चीन का यात्री मार्को पोल आया, उसने फिर इंडिया के बारे में बताया। फिर फाहियान आया, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। देखिए अब सब जो इसमें ही क्यों राजा के बारे में बताया गया, बाकी में क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब हेरोडोटस किसके समय, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो राजा उतना कुछ नहीं किया, उसके लिए उसको इम्पोर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत कुछ किया, इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट है। अब हुएनसांग आया किसके टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में, चीन का था यात्री। CU की बुक में लिखा है, हर्षवर्धन का चर्चा भी किया है, हर्षवर्धन ऐसा था राजा था जो भी। अब चंद्रगुप्त के बारे में फिर फाहियान ने बताया। फिर तारानाथ भी इंडिया का था, तो कन्यूर और तंगर ये सब बुक में बताया है। अब फाहियान, देखिए फाहियान पढ़े हैं ना, हाँ फाहियान, और
अब जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और बताया गया, लिखा गया है ना। देखिए एक और नोट्स रिमार्क डाल के लिखा गया, फाहियान 399 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व नहीं सॉरी 399 ईस्वी में आया यानी एडी में। ये क्यू की पुस्तक में यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य एक उपाधि था उस टाइम के बारे में के दरबार में आया था। इसके समय भवन और तथा कौड़ी की चर्चा हुई है। अच्छा अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था, और कौड़ी का चर्चा भी चला था। तो कौड़ी चलता था, किसने बताया, इस बुक से भी पता चलता है कि उस टाइम कौड़ी चलता था, है ना। चलिए अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में, सिंगयुंग 1518 ईस्वी में चीन इनसे अपने 3 वर्ष का यात्रा बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकाकृत की थी। मतलब सिंग यान ने बताया है, वो चीन का था, पहले बौद्ध धर्म बहुत था प्रचलित ना, तो जितना भी चीनी लोग आते थे ना बौद्ध धर्म ले ही लेते थे। तो अभी भी तो देखिए चीन में ही बौद्ध धर्म के सब प्रचारक है, लेकिन वही वहाँ के चीन का जो क्या सिंगजुइंग वो है, वो तो उन लोग को चलने नहीं देता है, अपना दबा के रखता है ना। लेकिन पहले के टाइम में अच्छा था, पहले बहुत बौद्ध धर्म के लोग चीन में थे। चीन तिब्बत ना, हाँ तिब्बत को ना अपनाया, तिब्बत में मेनली ज़्यादा लोग हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग। हुएंगसोंग, अब हुएंगसोंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हुएंगसोंग ये 629 ईस्वी में आया। ये सिंग यूकिंग में यहाँ हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा उपाध्ययन दोनों किया और ये यात्री को राजकुमार कहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले था ना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसने पढ़ाई किया हुएंगसोंग, और पढ़ाई करने के बाद ना वहाँ पे वो टीचर बन गया था, जिसका विरोध भी किया था हर्षवर्धन के उनके लोगों ने, ठीक है ना। ये आगे में पढ़ना है, तो जो विरोध किया था ना, और हर्षवर्धन ने ही मतलब कि जब ये हुएंगसोंग को ही महामोक्ष परिषद जिसको बौद्ध धर्म का 5वां संगीति बोला जाता है, बौद्ध धर्म का 5वां संगीति, उसका भी अध्यक्ष उसी को हुएंगसोंग को भी बनाया था हर्षवर्धन ने। इसका विरोध वहाँ के लोगों ने किया, इसी कारण हर्षवर्धन जब उसके दुश्मनों से लड़ाई हुआ तो वो हार गया, वहाँ उसी के लोगों ने उसको साथ नहीं दिया था। और इसे नालंदा विश्वविद्यालय का, इसीलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था। इति संघ 673 ईस्वी में आया, इसके बाद आया। ये भी चीनी यात्री था, चीन के लोग ज़्यादा पहले आते थे मेनली नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, और फिर यहाँ के लोग, हम लोग इंडिया के लोग पहले बहुत डेवलप थे ना। तो यहाँ त्रिपिटका की 400 प्रतियाँ यानी फ़ोटोकॉपी अपने साथ चीन लेके गया था। मतलब यहाँ पे पढ़ाई किया, और यहाँ का जो भी त्रिपिटका में लिखा हुआ उसका 400 फ़ोटोकॉपी करा के, उस टाइम तो पता नहीं मशीन था कि नहीं, मुझे नहीं पता, तो वो अपने साथ ले गया था। इसके बाद इबन बतूता, हर्षवर्धन को कौन सा इबन बतूता, अब देखिए ये मुस्लिम नाम है, तो ये इबन बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था, यानी मुसलमान, इधर मोरक्को से आया था, उधर ज़्यादा मुसलमान लोग थे। यहाँ 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, और ये पुस्तक रेहला थी। तो देखो इबन बतूता का पुस्तक रेहला, ये इम्पोर्टेंट है। इबन बतूता का कौन सा पुस्तक है, इबन बतूता का पुस्तक रेहला है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा किया, ये पूछता है क्वेश्चन। अब्दुल रज्जाक ये फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था, तथा ये पुस्तक महताले साहनी तथा इसमें कृष्ण देव राय की बारे में है। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में, विजयनगर था ना, विजयनगर देखिए, अब हम लोग को कब पढ़ना है, सब बहुत बात पढ़ना है, जब अंग्रेज सब, हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक
के बाद आया था विजयनगर शासक। देखिए विजयनगर शासक क्यों आया था, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, थोड़ा सा पगलट राजा था, ठीक है ना। तो उस टाइम जब फिर वो जो पगलैट राजा था ना, तो ये नीचे मोहम्मद बिन तुगलक मेनली यहाँ राज्य कर रहा था। और तो यहाँ पे जो हरियर बुक्का थे ना, उसने विरोध कर दिया था और यहाँ पे विजयनगर शासन का स्थापना कर दिया था। फिर इधर बहमनी शासन, इसके टाइम में ना राज्य टूटने लगा, क्योंकि वो पगलैट था एकदम। अब देखिए ना, पढ़िएगा तो समझ में आएगा उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ही तुगलक फरमान जारी करता था, मतलब बहुत अपना राजाशाही का दिखाता था बस, और कोई काम नहीं करता था जनता के लिए। तो इसी टाइम में वो सब, अब जब राजा अपने सत्ता पे ध्यान नहीं देगा तो बाहर वाले लोग को आक्रमण करेंगे ना। तो इसी टाइम विजयनगर शासक आया था। विजयनगर शासक के बारे में तो ये देखिए, अब्दुल रज्जाक फारस, यानी उस फारस किसको बोलते हैं, अभी ईरान को बोलते हैं। तो विजयनगर काल में आया और इसने मताले सानी में कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, उसके बारे में बताया। इबन बतूता किसके टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, रेहला बुक में बताया। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद नहीं, इसके पहले आया है, इसके बारे में फाहियान में हम लोग को यहाँ पे बताया गया है, फाहियान के बारे में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। इसको रिपीट हो गया है शायद, हाँ ये शायद रिपीट हो गया है दोबारा, डबल। देखिए फाहियान तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग ना, संयुक्ता भी पढ़ी चुके हैं। सेंग के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में लिखा था हैंगसेंग ने, नालंदा विश्वविद्यालय पीछे आया ही। फिर इतिसांग जो 673 ईस्वी में आया। यहाँ का जो त्रिपिटका को फोटोकॉपी करा के लग गया था। इबन बतूता मोहम्मद तुगलक के बारे में रेहला बुक में लिखा। अब्दुल रजाक ने महताले सानी कृष्णदेवराय के बारे में लिखा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए कहाँ तक कंप्लीट हो चुका। ये सिक्का पढ़ चुके हैं, सिक्का हो गया, सिक्का को देख लिए, अभिलेख देख लिए, विदेशी यात्री देख लिए। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के, अब पहला कौन सा पढ़ा, धार्मिक का पहला ब्राह्मण का पहला वेद, तो इस पे रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ आगे में, साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत, पहले साहित्यिक स्रोत कहाँ कहाँ से है, उसके बाद वेद के बारे में पढ़ना है, ठीक तो है, सीरियल वाइज है। लिखित स्रोत को साहित्य, अच्छा जो लिखित स्रोत है ना उसको साहित्य स्रोत बोलते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत था। देखिए अब जो प्राचीन, जो पूरा पाषाण और प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ये सब का जानकारी कैसे मिला, साक्ष्य से मिला, पुरातात्विक साक्ष्यों से निकला। हमारा सबसे बड़ा स्रोत और एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला इस लिखित जो बुक के द्वारा मेनली, इसीलिए बुक में लिखा गया ना, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि बुक में है तो सबके बारे में विस्तार से दिया होगा, तो विस्तार से पढ़ना। तो एंशियंट हिस्ट्री बहुत दिन तक चलता है, क्लास करवाते हैं तो खान सर। और देखिए तो स्टार्ट करते हैं। गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता था। उदाहरण में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक बोलते हैं। इकोनॉमिक का जो बुक था वो किसी चीज़ से नहीं होता था, वो पैसा, बिजनेस, इकोनॉमिक से रिलेटेड रहता था कि पैसा का चलन कैसे होगा। अभी भी इकोनॉमिक बजट आता है सब। तो उस धार्मिक स्रोत क्या थे, देखिए तो लिखित स्रोत में दो तरह का, धार्मिक या गैर धार्मिक है। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता ही था। फिर गैर ब्राह्मण, वो ऐसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता था, उसे गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण किस में होता है, हिंदू धर्म में, तो गैर ब्राह्मण वाला हिंदू पक्का नहीं होगा, वो दूसरे धर्म का होगा। फिर जैन साहित्य या प्रकृति भाषा में, जैन जो थे जैन के टाइम में वो कौन सा भाषा में लिखा जाता था, तो प्रकृति भाषा में। और बुद्ध वाला पाली भाषा में। इन्हें आगाम कहते थे। उदाहरण जैसे 12 अंग, 12 उपांग, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्पा सूत्र आदि पुराण, ये सब दिए हैं। ये प्रकृत भाषा में था। और एक चीज़ और है कि जैन धर्म का
प्रसार थोड़ा सा कम हुआ बौद्ध के क्रम में, बहुत कम हुआ, क्योंकि प्राकृत भाषा है ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सबको समझना मुश्किल है, इसलिए इसका थोड़ा सा प्रचार कम हो पाया। लेकिन बौद्ध पाली भाषा उस टाइम सब कोई पाली ही बोलता, पाली यूज करता था, तो पाली भाषा इसलिए बौद्ध का प्रचार ज़्यादा होने का कारण ये भी है। फिर बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म पाली भाषा में मिले थे। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के, जातक ग्रंथ का बुक है, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ, एक जातक नामक ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ, ठीक है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। तो देखिए बुद्ध से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बुक है। जो भी बुक आएगा ना बुद्ध से रिलेटेड वो पूछता है एग्ज़ाम में, या तो बीपीएससी दरोगा ये सब में, ठीक है। तो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के 200 कहानियाँ, मतलब उनका जन्म का चर्चा नहीं है, उनके पूर्व जन्म कैसे हुए थे, ऐसे हुए थे, ये चीज़। और ललित विस्तार में जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म जो काल था ना उसका चर्चा है कि उनके जीवनी का कैसे उन्होंने जीवन बिताया। फिर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन की चर्चा है, महाजनपद की चर्चा है। अब इंडिया में भी देखो महाजनपद किसको बोलते हैं, जैसे इंडिया है, जैसे इंडिया अभी है तो यहाँ पे कितना स्टेट है, अभी स्टेट पढ़ते हैं ना, तो 28 स्टेट है, ये पढ़ते हैं ना, तो यही स्टेट, और चाहे यूटी, तो यूटी नाम दिया गया ना, जैसे यूटी अलग क्यों नाम दिया गया, क्योंकि छोटा रहता है स्टेट से, ठीक है। और कुछ कारणों से वो तो पॉलिटी में पढ़ना है कि स्टेट यूटी में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसी तरह से पहले इसको अभी स्टेट बोलते हैं, उस टाइम उसको महाजनपद बोलते थे। तो हिंदुस्तान में जो है ना 16 महाजनपद था, इसका चर्चा अंगुत्तर निकाय बुक में है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक को बोला जाता है, जो इसमें 3 समूह, त्रिपिटक है ना बौद्ध धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें 3 समूह की चर्चा वो आगे पढ़ना है। मेनली शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सबसे बड़ा पिटक है शुद्ध पिटक। ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं, जिसमें पूरी जानकारी होता है। तो शुद्ध पिटक में वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पता करना है तो उस शुद्ध पिटक में जाइए। फिर विनय पिटक सबसे छोटा है लेकिन बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की चर्चा, यानी कोई चीज़ में एंट्री करने की चर्चा विनय में, विनय करके किसी में एंट्री होता है, किसी भी चीज़ में विनय यानी हाथ जोड़ के एंट्री होता है ना, प्रणाम करके, तो विनय करके एंट्री कर जाइए, ये ऐसे याद रखना। और शुद्ध में शुद्ध है पूरा, उसके शुद्ध लेना है इंसाइक्लोपीडिया से। अभिधम पिटक में महत्वपूर्ण के दार्शनिक विचार है, मतलब उनका क्या क्या विचार था कैसे, तो उसका अभिधम पिटक में, अभिधम यही हो रहा कि पूरा मतलब गंभीर चीज़, पूरा धाम के बारे में बता रहे हैं, ये सब बता इस तरह से याद रखना। तो अभी धाम के बारे में बता रहे हैं, यानी पूरा दार्शनिक चीज़ों के बारे में, तो अभिधम पिटक। विनय में विनय करके इसमें एंट्री ले लीजिए, शुद्ध में उसके बारे में पूरा शुद्ध ले लीजिए। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। साहित्य स्रोत में मेनली क्या पढ़ा कि लिखित होता है, धार्मिक गैर धार्मिक। जैन साहित्य स्रोत में उसको आगम बोलते थे, बौद्ध वाला पाली भाषा में था। और मेनली बौद्ध का 3 बुक, ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, त्रिपिटक, उसमें विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि देखिए ये 3 बुक जो ये है ना, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार और जातक की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तीनों को पक्का याद रखिए। तो पहले यहाँ तक जो और अभिलेख का जो 3-4 था ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। देखिए तो मैं आपको एक बार फिर से इसमें टिक मरवा, मतलब अंडरलाइन करके बता देती हूँ, और फिर वो रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे 2-3 बार साथ में बोलेंगे ना तो खुद से याद भी हो जाएगा। पहला अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन की पद की चर्चा है। ललित विस्तार में बौद्ध का जीवन का, और जातक ग्रंथ में बुद्ध के 200 कहानियाँ। तो जातक मतलब क्या, ऐसे सुने जातक मतलब कुछ तो घातक उसमें है, मतलब 200 कहानियाँ दिया हुआ। ललित विस्तार में किसी का विस्तार बताया, मतलब किसी एक चीज़ का विस्तार, यानी बुद्ध के बारे में विस्तार बताया। अंगुत्तर निकाय देखने में लग रहा है अंगूर जैसे होता है ना, उसमें ढेर सारा गुच्छा, भारत के जो गुच्छे थे 16 महाजनपद, उसका चर्चा, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है, 3 ये हो गया।
और हाँ, और जो विदेशी यात्री का इम्पोर्टेंट ये याद रखिए, हुइंग सॉन्ग के बारे में चर्चा सिंह यूक्यू ने किया था। इब्न बतूता किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक, अब्दुल रजाक और इब्न बतूता अब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और रेहला बुक में इनका चर्चा। फिर अब्दुल रजाक किसके टाइम में? विजयनगर में महताल सानी में लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सिक्का में भी, सिक्का में तो बहुत इजी था, क्या था? टेराकोटा का सिक्का, मिट्टी का सिक्का, किसके टाइम? सिंधु सभ्यता के टाइम में। उसके बाद मौर्य काल आएगा, मौर्य काल में कौन सा? पंचमार्ग या आहत का सिक्का चलता था। फिर इसी के टाइम में चांदी का सिक्का भी स्टार्ट हो गया, बट सबसे ज़्यादा चांदी का सिक्का कौन चलाया? तो वो स्कंदगुप्त में, सबसे ज़्यादा चांदी का सिक्का स्कंदगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सीता का उसके बाद कौन सा राजा लोग आएगा? तो सतवाहन वाले, तो सतवाहन वाला सिक्का चलाया सीसा का। फिर पहली बार जब बाहर के लोग आए तो वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड दिखाने लगा, तो सोना का सिक्का स्टार्ट कर दिए। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का जो विदेशी यात्री कुषाण आया था, तो फिर कुषाण चलाया। फिर उसके बाद कुषाण के बाद गुप्ता काल आया। गुप्ता काल में जब शुद्ध सोना ज़्यादा कमी हो गया था, शुद्ध सोना में कौन चलाया? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के बाद कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो शुद्ध सोना को बंद करके चांदी का सिक्का चलाया। फिर उसके बाद स्कंदगुप्ता था, वो मयूर शैली का भी सिक्का चलाया। मयूर को बहुत मानता था, मयूर मतलब मोर को जो मानता था, तो मोर का सिक्का, मतलब सिक्का पे मोर का चित्र चलाया, वही मयूर शैली का सिक्का पर चलन हुआ। और बस इसमें, और ठीक है। और चमड़ा का सिक्का कब चला? और कौड़ी उस टाइम था, तो ये तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चमड़ा का सिक्का किसने चलाया? शहाबुद्दीन ने। और सिरसा सूरी ने 3 सिक्का चलाया। पहला सरफी चलाया बड़े लोगों के लिए, मतलब राजा महाराजा, मतलब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। फिर दम्मा चलाया सबसे गरीब जाति के लिए। रुपया चलाया मिडिल कास्ट के लिए, मिडिल लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इसमें 5-6, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट देखिए है नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये। कुछ अगर एक बार अच्छे से देखें तो पूरा अच्छा से, हेरियोडोटस मेगास्थनीज आया, टालमी, प्ली, अल्बरूनी, मार्कोपोल, फियान, हुएंगसांग, तारचान, बस। तो चलिए ठीक है, ये विदेशी यात्री हो गया। विदेशी यात्री का साहित्य स्रोत, ठीक है कि ये साहित्य स्रोत में 3, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखना, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद, ललित विस्तार, बुद्ध की कहानियाँ, बुद्ध का 200 कहानियाँ जातक में, ललित विस्तार में विस्तार, बुद्ध के विस्तार में, तो बुद्ध की जीवनी का विस्तार, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 47 मिनट का, तो मैं ये जो आगे में अब वेद अब इसके बाद आएगा वेद उबांग, देखिए यहाँ पे यहीं से बता देती हूँ। हम लोगों ने सिक्का के बारे में पढ़ लिया, विलेय के बारे में पढ़ लिया, विदेशी यात्री, मोरक्को, ये सब के बारे में पढ़ लिया। स्रोत क्या क्या था तो ये पढ़ लिया, ठीक है ना। स्रोत में कौन सा आ रहा था, हम लोग पढ़ा ना, धार्मिक स्रोत, ये सब स्रोत। और उसके बाद फिर अब धार्मिक में आएंगे तो ब्राह्मण का क्या, वेद स्टार्ट होगा, वेद के बाद उपवेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, महाकाव्य पढ़ेंगे, उसके बाद जैन के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध के बारे में। ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि ये लंबा नहीं करना चाह रही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।